हेलो पीपल एंड वेलकम बैक। एंड इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टेक राउंड के लिए, जो एक पर्टिकुलर स्टेप होता है हमारे पूरे प्लेसमेंट प्रोसीजर में, चाहे हम प्लेसमेंट कॉलेज प्लेसमेंट की बात करें या फिर हमारा जो सी आर्टिकल सबका पूरा प्रोसीजर होता है उसकी बात करें। टेक राउंड बेसिकली जो प्रोफाइल होती है, लाइक ऑडिट की प्रोफाइल है या फाइनेंशियल प्रोफाइल है, उस पर्टिकुलर प्रोफाइल के ऊपर टेक्निकल क्वेश्चन जो होते हैं वो सारे के सारे हमारे लिए पूछे जाते हैं उस टेक राउंड में। और ये वाली जो पर्टिकुलर वीडियो है वो ऑडिट के बारे में होने वाली है, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ऑडिटिंग के फील्ड में है। जितने भी मैंने इंटरव्यूज दिए हैं वो सारे ऑडिट के फील्ड के दिए हैं, और जितने भी टेक राउंड दिए वो ऑडिट के फील्ड के लिए दिए। और आई थिंक उसके लिए आई विल बी एबल टू गाइड यू बेटर। एंड जितने भी हमारे अदर फील्ड है, लाइक फाइनेंस हो गया, टैक्स हो गया, I will try to connect with people who are experienced in this field, and I will bring a podcast episode on the same, where we will be talking about these technicalities of the technical round in particular in the placement procedures. So आज हम बात करेंगे ऑडिट के टेक्निकल राउंड की। और मेरे ओपिनियन में ये जो टेक्निकल राउंड होता है ना, ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने जितना हार्डवर्क होता है वो कर लिया, आपने टेस्ट क्लियर कर लिया, आपने एचआर राउंड क्लियर कर लिया, जीडी है तो आपने जीडी क्लियर कर लिया, कोई और राउंड है तो आपने वो क्लियर कर लिया, और अब आके आपको देना है अपना टेक्निकल राउंड। और अगर आपका टेक्निकल राउंड अच्छा जाता है तो हो सकता है कि आपका इसके बेसिस पर डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाए, आपको फर्दर कोई और राउंड देना ही ना पड़े। तो स्टार्टिंग विद द वीडियो, सेम एज यूजुअल वी विल बी प्रेजेंटिंग द स्क्रीन, एंड वहाँ पे हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट को मार्क करते हुए चलेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हुए चलेंगे, एंड क्या क्या कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है वो सब चीज़ें हम समझते हुए चलेंगे। वीडियो एंड तक आप लोग जरूर देखें। अगर आप ऑडिट वाले नहीं हैं तो भी कोई बात नहीं। आखिर में हमने तीन ऐसी चीज़ों की बात करी है जो आपको कंसिडर करनी चाहिए एक टेक राउंड में हो आप अगर, चाहे वो कोई से भी फील्ड का टेक राउंड हो। वो तीन चीज़ें ऐसी है जो आपको लॉन्ग रन में या किसी भी टेक राउंड में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो आप वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। उस पर्टिकुलर स्लाइड के बारे में जो हम बात करेंगे वो जरूर आप लोग देखिएगा। So I hope that you guys will like the video, and I will be looking forward to hear your feedback in the comment section. Thank you, and let's get started. सो दिस इज अवर प्रेजेंटेशन, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एस्पेक्ट हैं टेक्निकल राउंड के बारे में, चाहे वो हमारे प्लेसमेंट के रिलेटेड हो, चाहे हमारे सी आर्टिकल सब के रिलेटेड हो। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर कि आगे हम जितनी भी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, जितने भी एस्पेक्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ये प्योरली मेरे एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। जितने भी ऑडिट इंटरव्यूज मैंने अपने टॉप 20 फर्म्स में दिए हैं प्लेसमेंट और सी आर्टिकल सबकी जर्नी के दौरान। सो लिस्ट यहाँ पे खत्म नहीं हो जाती है, इसके आगे बियॉन्ड भी ऐसी कई सारी चीज़ें जो पूछी जा सकती है। बट हाँ, इस प्रेजेंटेशन के एंड तक श्योरली आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको टेक राउंड टैकल कैसे करना है और वो होता कैसा है। एक छोटा सा कंटेंट स्लाइड जहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग के बारे में, कारों के बारे में, और मिसलेनियस जितने भी हमारी चीज़ें हैं, लाइक बची कुची जो भी चीज़ें जिसमें से क्वेश्चन आ सकता है, या हमारा जो एंड में जो हम लोग 3 टेक अवेज के बारे में बात करने वाले हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूरी प्रेजेंटेशन में, आखिरी में उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि यार अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में से क्या क्या पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे दो कैटेगरी के लोग इस वीडियो को जरूर देख रहे होंगे। एक वो होंगे जो सी आर्टिकलशिप के लिए टेक राउंड के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे। ये पूरी पीपीटी आपके लिए तो इम्पोर्टेंट बहुत ही ज़्यादा है, लाइक इसमें से आपको कुछ भी स्किप नहीं करना है। और हाफ ऑफ द पॉपुलेशन विल बी जो कॉलेज प्लेसमेंट के लिए ऑडिट इंटरव्यूज देने जा रहे हैं, या प्लेसमेंट के दौरान अपना एक टेक राउंड है उनका वो देने जा रहे हैं। तो दोनों के साथ दोनों के एस्पेक्ट में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या प्लेसमेंट जो होता है कॉलेज का उसमें पूछे जाते हैं। देखो, हम जो 3 ईयर होते हैं ना बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स के, उसमें हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से उतना रूबरू नहीं हो पाते हैं, उतना उनके बारे में जान नहीं पाते हैं, सीख नहीं पाते हैं। तो चांसेस बहुत कम है। बट अगर आपको इनके बारे में पता हो, और अगर आपको पता हो कि भाई ये क्या चीज़ है, इनको क्या कंप्लायंस रहता है, कौन से स्टैंडर्ड के, अगर आपको नाम भी पता हुए नंबर के साथ, तो भी वो एक बहुत बड़ा एड ऑन हो जाएगा आपके इंटरव्यू में। एटलीस्ट अगर आप सिर्फ बोलते भी हो ना कि मुझे एएस की नॉलेज है थोड़ी बहुत, तो भी सामने वाले जो इंटरव्यूअर है वो काफ़ी अच्छा इंप्रेस हो सकते हैं आप लोगों से, अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट है तो। और अगर आप सी आर्टिकल सिर्फ वाले हैं तो एएस तो आप लोगों ने इंटरमीडिएट में पढ़े ही होंगे, तो आपको बहुत अच्छे से इनको प्रिपेयर करना प्रिपेयर करके जाना है। अगर मैं बात करूं कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एएस कौन से हैं या किस एएस के बारे में हमें बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, तो वो सारे के सारे मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन कर रखे हैं। इसमें अगर हम बात करें तो आपका इन्वेंट्री आ गया जो 2 है हमारा, 5 में हमारा नेट प्रॉफिट प्रायर पीरियड वाले जो होते हैं वो सारे आ जाते हैं, 9 में हमारा रेवेन्यू रिकग्निशन आ जाता है, 10 में हमारा अकाउंटिंग फॉर फिक्स एसेट आ जाता है, पीपी जिसको हम कहते हैं। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अभी अभी इंट्रोड्यूस हुआ है। आपको पता होगा कि AS6 जो था उसको हटा के पीपी में कवर किया गया डेप्रिसिएशन वाला पार्ट। तो अपने आप में ये एएस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना देता है। 12 में हम लोग बात करते हैं आई गेस गवर्नमेंट ग्रांट की बात करते हैं। 13 में हम लोग बात करते हैं इन्वेस्टमेंट वगैरह की, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग की, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा एएस है ये भी अपने आप में। 16 में हम लोग बात करते हैं आई गेस
इफ आई एम नॉट रॉन्ग बोरोइंग है हमारा 16 और 24 में हम लोग बात करते हैं डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस की। तो ये सारे के सारे एएस बहुत इंपॉर्टेंट है और इनकी आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए। बाकियों में अगर आप सिर्फ कहते हो कि चलो ठीक है, आई नो ओवरऑल व्यू, बट इन सारे एएस की आपको एक डीप नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि यहाँ से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितने भी बाकी एस है उनका एक बेसिक ओवरव्यू बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी एस अगर आपसे पूछा जाता है तो एटलीस्ट उसका आपको नंबर, नाम और उसके अंदर क्या क्या कंटेंट है एटलीस्ट उतना तो पता होना ही चाहिए आपको। यू कांट बी ब्लैंक, क्योंकि आप लोगों ने एस बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो आप यू कांट बी ब्लैंक एंड से कि मुझे कुछ भी नहीं आता। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कुछ भी ना आए। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, और जो आता है वो गलत नहीं होना चाहिए। इसके बारे में हम लोग आखिरी में बात करेंगे। जो नाम और नंबर होता है, अगर आपको सबका याद है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं है तो आप पूछ सकते हो बहुत पोलाइटली यार कि कैन यू प्लीज टेल मी द नेम ऑफ द ईयर्स, कैन यू प्लीज रिमाइंड मी ऑफ द नंबर ऑफ द ईयर्स। बट ठीक है, ये चीज आप कर सकते हो, बट अगर आपको नाम और नंबर याद है तो दिस इज अ चेरी ऑन द केक। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप रिकॉल नहीं कर पाते, पर अगर आपको अच्छी तरह से याद है तो वो एक एडिशन हो जाता है, ब्राउनी पॉइंट्स आपको उस चीज से मिल ही जाता है। अब इसके बाद एक चीज हो सकती है कि यार आपको ऑप्शन दिया जाए कि यार आप चूज करो कि आपसे कौन सी एज के बारे में पूछा जाए। अब इफ यू आर लकी तो ये आपके साथ जरूर हो सकता है। यू नीड टू बी डैम लकी अगर आप चाहते हो कि ये आपके साथ हो, कि आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आप बताओ कि कौन से एज में से हम आपसे क्वेश्चन पूछें। तो इस केस में एटलीस्ट आपको 4 से 5 एएस इतने ज़्यादा अच्छी नॉलेज होनी चाहिए कि आप उसमें से कुछ भी पूछ लिया जाए, चाहे एडवांस लेवल हो, चाहे इंटर लेवल हो, चाहे बेसिक लेवल हो, आपको उसका आंसर आना चाहिए। अगर मैं मेरे केस की बात करूं तो मेरे साथ ये हुआ था, मेरे से उन्होंने पूछा था कि आप कौन से एएस में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हो, आप बता दो, हम उसमें से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। मैंने कहा सर मैं 9 और 24 में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, और 13 और 16 में मैं इंटरमीडिएट लेवल पे बहुत अच्छा कंफर्टेबल हूँ। तो फिर उन्होंने मुझसे उसी हिसाब से क्वेश्चन पूछे एंड वो मेरा इंटरव्यू जो था वो काफ़ी अच्छा गया था। तो अगर आप लकी हो, अगर आपका कंसेप्चुअल नॉलेज अच्छा है, तो दिस इज द थिंग जो आप अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। अब क्या होता है ना कि कई सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऐसे होते हैं जहाँ पे स्पेशल केसेस होते हैं। स्पेशल केसेस का मतलब क्या है कि यार कुछ ऐसी चीज़ है जो पूरे एएस से थोड़ा हटके, जिसका जो कंप्लायंस है, जिसका जो डिस्क्लोजर है, या जिसका जो ट्रीटमेंट है पूरे एएस में एक तरीके का है, पर ये एक पर्टिकुलर केस है यार जिसमें अलग ट्रीटमेंट है। तो आपको वो जो ट्रीटमेंट है, अलग ट्रीटमेंट, स्पेशल केस, उसको तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से रख के जाना है। क्योंकि इंटरव्यू में सबको पता होता है कि बेसिक ट्रीटमेंट तो ये है, पर स्पेशल केस का ट्रीटमेंट क्या होगा वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एएस 9 की बात करूँ, रेवेन्यू में एडवर्टाइजिंग सर्विस के लिए, इवेंट्स के लिए, मूवीज के लिए अलग अलग कंडीशन है, अलग अलग ट्रीटमेंट है कि ये इवेंट हो जाएगा तो हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेंगे। तो दिस इज द थिंग विच आई एम टॉकिंग अबाउट। इस पर आपको ज़्यादा अटेंशन देनी है ताकि आपका जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाला पार्ट है वो सक्सेसफुली क्लियर हो पाए। एंड अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट है तो आप बेसिकली जो कॉलेज प्लेसमेंट वाले हैं वो एक ओवरव्यू लेके जा सकते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कि एक्चुअली में होता क्या है। बेसिकली अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं, स्टैंडर्ड्स होते हैं जिनको हमको कंप्लाई करना पड़ता है वाइल डूइंग ऑडिट अकाउंटिंग। एंड ऑडिटिंग में हम लोग चेक करते हैं कि क्या वो कंप्लायंस सही से हुआ है, क्या वो चीज़ें जो ट्रीटमेंट है वही ट्रीटमेंट के हिसाब से चीज़ें चल रही है, क्या सब कुछ जो हम लोग देख रहे हैं डिस्क्लोजर है, जो भी हमारा वो कंसेप्ट है, जो भी हमारा कंप्लायंस है वो हो रखा है। तो ये सब चीज़ें हम लोग देखते हैं। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे जरूरी पार्ट, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। आप ऑडिट के इंटरव्यू में जा रहे हो, नो मैटर आप चाहे कॉलेज प्लेसमेंट वाले बच्चे हो या फिर अगर आप हो सी आर्टिकलशिप वाले, आपको ऐसे की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ऑडिट जो है इट इज़ ऑल अबाउट एसेस। इंटरमीडिएट तक आगे और भी ज़्यादा स्टैंडर्ड्स आते हैं जिसके बारे में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं कि जय यार 5-6 इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड बता दो जिसकी नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम लोग सबसे पहले उन्हीं से शुरुआत करें। तो ये रहे आपके सामने वो 5 स्टैंडर्ड्स। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो और अगर आपको स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के बारे में नहीं पता, कोई बात नहीं, आपने पढ़ रखा होगा या फिर अब आप पढ़ने वाले होंगे, कोई बात नहीं, आप एटलीस्ट एक बार इनका ओवरव्यू लेके जाओ। यूट्यूब पे 10-15 मिनट के रिविजनरी वीडियोस अवेलेबल है यार, आप एक बार देखोगे आपको बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा। कपिल गोयल सर हैं, हर्षद जाजू सर हैं, और फर्दर भी कई हमारे सारे टीचर हैं। आप अगर सर्च करेंगे कीवर्ड इनका नेम, स्टैंडर्ड का और इनका पूरा नंबर, तो आपको काफ़ी सारे अच्छे वीडियोस मिल जाएंगे जो 10 और 15 मिनट्स में पूरा समराइज करके आपको बता देंगे। सबसे पहला आता है हमारा कि रिस्क, मेनली अबाउट रिस्क एंड इट्स टाइप्स ऑफ मटेरियल, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ऐसे 315 में से ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है। ऐसे 320 में अगर मैं बात करूँ तो मटेरियलिटी का जो कंसेप्ट होता है,
ऑब्वियसली ऑडिटिंग में वो सबसे ज़्यादा प्राइम है, क्योंकि सबसे पहला स्टेप ही हमारा वही होता है कि हम मटेरियलिटी निकालें, उसके बाद हमारे जितने भी प्रोसीजर होते हैं ऑडिट के वो फॉलो होते हैं। और मटेरियलिटी की क्या-क्या टाइप होती है, इसके बारे में भी आपको एक कंसेप्चुअल नॉलेज बहुत अच्छा होना ज़रूरी है। अगर हम बात करें 230 की, तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन आप मान लो ऑडिटिंग की एक ऐसी चीज़ है जिसको आप अवॉइड कभी भी नहीं कर सकते। चाहे वर्क पेपर हो, चाहे सैंपल हो, चाहे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हो, चाहे हमारे एविडेंसेस हो, चाहे वो कोई भी तरीके का डॉक्यूमेंट हो, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। डॉक्यूमेंट का नेचर क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स का क्या राइट्स होता है, किस-किस केस में कौन से प्रोसीजर में क्या-क्या डॉक्यूमेंट लेना ज़रूरी होता है। ये सारी की सारी चीज़ें हमारी 230 में कवर होती है और इसके बारे में पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जितनी ज़्यादा एक बात आप समझो, जितनी ज़्यादा डीप नॉलेज आपकी होगी, उतने ज़्यादा चांसेस आपके होंगे सेलेक्ट होने के। उतने ज़्यादा इंटरव्यूअर को आप कंफर्टेबल दिख पाओगे, उतना ज़्यादा एक आप इम्पैक्ट छोड़ पाओगे। रिमेंबर दिस। अब हम बात करते हैं एसए 520 की। ये जो चीज़ है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? इसमें हम लोग बात करते हैं ऑडिट प्रोसीजर के, और इसमें बहुत ही ज़्यादा डिटेल में चली जाती है ये चीज़ कि एक पर्टिकुलर एरिया है, उसमें कौन से ऑडिट प्रोसीजर लगेंगे। पीएनएल का एक एरिया है, उसमें कौन से लगेंगे। बैलेंस शीट का एक एरिया है, उसमें कौन से लगेंगे। अगर अदर इनकम में भी एक एरिया इस नाम का है, उसमें क्या ऑडिट प्रोसीजर लगाओगे। तो आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि यार हम ऑडिट प्रोसीजर में क्या करते हैं, बेसिकली हम क्यों परफॉर्म कर रहे हैं। हम परफॉर्म कर रहे हैं ताकि हम असर्शंस पे कंफर्ट ले पाए। ठीक है। असर्शंस क्या होते हैं, बेसिकली जो भी हमारे एग्जिस्टिंग कंप्लीटनेस अकरेंस वो सब चीज़ें होती है, वो सीवॉप। इसके बारे में एक लैंडिंग पे हमने पोस्ट भी लिख रखा है सीवॉप के बारे में। ये असर्शंस का एक शॉर्ट फॉर्म है। तो इस पे हम लोग कंफर्ट लेने के लिए अपने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि यार अगर किसी एरिया के बारे में मुझसे पूछा जा रहा है कि आप इस पे क्या ऑडिट प्रोसीजर लगाओगे, तो आप कम से कम 2-3 चीज़ें ऐसी स्ट्रॉन्ग पॉइंट बता पाओ जो आप करोगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं इन्वेंट्री की अगर बात करूँ तो मैं इन्वेंट्री में क्या कट मैं सॉरी इन्वेंट्री में क्या ऑडिट प्रोसीजर लगाऊंगा। मैं सबसे पहले देखूंगा कि क्या मेरी लिस्टिंग जो प्रॉपर वो हो रखी है, वो मेरे बैलेंस शीट से मैच कर रही है क्या। फिर मैं आऊंगा कि यार जो मैंने फिजिकल वेरिफिकेशन करना है, लाइक जो भी सबसे बड़े स्टोर होंगे पूरी कंट्री वाइड में, मैं सेलेक्ट करूंगा। मैं उधर जाके देखूंगा कि क्या जो बुक्स ऑफ अकाउंट से मेंटेन हो रखा है, क्या फिजिकली भी उतनी इन्वेंट्री मेंटेन हो रखी है। फिर मैं उनके कट ऑफ डॉक्यूमेंट लूंगा। मैं उनके प्रोसेस करूंगा कि क्या लास्ट 5 और फर्स्ट 5 ट्रांजेक्शन जो है वो कंप्लाई कर रहे हैं, जो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्रीज हो रखी है। उसके बाद में क्या करूंगा, उसके बाद में सैम्पलिंग करूंगा कि भाई मैंने 15-20 सैंपल ले लिए, 25 ले लिए, जितनी भी हमारी मटेरियलिटी है उसके अकॉर्डिंग मैंने सैंपल ले लिए। और मैंने देखा कि क्या जीआरएन अटैच है, क्या इनवॉइस की कॉपी है, क्या परचेज ऑर्डर है हमारे पास, या किसी भी तरीके की जो रिक्वायरमेंट इन्फॉर्मेशन है वो सब चीजें हैं हमारे पास। क्या उस डेट पे ये मूवमेंट स्पेसिफिकली उस स्टोर से हुआ है। तो वो सारी चीजें हम लोग इन्वेंट्री में चेक करेंगे। तो ये तो हो गया एक छोटा सा एग्जाम्पल। इसी तरीके से काफी अलग अलग चीजों पे आपसे पूछा जा सकता है। अब अगर मैं बात करूं एसए 500 की, तो ये ऑडिट एविडेंस के बारे में है। डॉक्यूमेंटेशन और एविडेंस में आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना, दोनों में काफी फर्क है। आप इसको एक बार, वही है शॉर्ट वीडियोस हैं वो आप रेफर कर सकते हैं, तो आपको एक बहुत अच्छा बेटर आइडिया लग जाएगा। अब अगर मैं बात करूं तो आपको एएस की, एसए की जो भी कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वो सब होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपसे पूछा जाए मटेरियलिटी के बारे में बताओ, रिपोर्ट्स के बारे में बताओ, क्वालिफाई का मीनिंग बताओ, एडवर्स का मीनिंग बताओ। तो ये सब चीज़ें अगर आपसे पूछी जाए, तो अगर आप ब्लैंक रहे इन सब चीज़ों में, तो फिर तो वो इंटरव्यू इज डन एंड डस्टेड। फिर कोई आगे परस्यू ही नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं ऑडिटिंग के बारे में। और इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि भाई इन सब चीज़ों का मतलब क्या है और क्या-क्या चीज़ें ये होती है कंसेप्चुअली। फिर आता है हमारा कि असर्शन के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जहाँ मैंने आपको यहाँ पे ये बताया कि ऑडिट प्रोसीजर में हम असर्शन पे कंफर्ट लेते हैं। असर्शन क्या होते हैं, उनका क्या इंपॉर्टेंस है, हर एक असर्शन के लिए किस किस तरीके से हम लोग कंफर्ट ले सकते हैं पर्टिकुलरली, वो सारी चीज़ें अगर आपको पता हो, तो आपके पास एक एडेड एडवांटेज रहता है। अगर हम बात करें कि एस एस 700 की जो पूरी सीरीज है, जिसमें हमने बात करें ऑडिट रिपोर्ट के बारे में और कंपनी के जो जितने भी कंप्लायंस चीज़ें होते हैं रिपोर्ट के बारे में, उनके बारे में, तो पूरी सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी 700 की लाइन में जितने भी एसेज हैं आपके पास, तो आप उसको एक बार प्लीज रिवाइज करके जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन उसमें से पूछे जाने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। अगर आगे हम लोग बात करें तो आता है कारो। कॉलेज में कारो का क्वेश्चन इतना लाइकली नहीं है कि पूछा जाए। सी आर्टिकलशिप में एक दो क्वेश्चन ऑब्वियसली पूछे जाएंगे कारो के लिए, क्योंकि कारो 2016 अभी भी एप्लीकेबल है। तो आप उससे एक बार प्लीज वो अपडेटेड रहो। और कारो जो नया आया हमारा 2020 का, उससे भी एक बार आप गो थ्रू कर लो कि क्या क्या चेंजेस आए हैं। क्योंकि अगर आपको उसका पता हुआ तो एटलीस्ट यू विल बी इन बेटर पोजिशन और एक अच्छा इम्पैक्ट आप लोग छोड़ पाओगे। कारो में वही कि कारो की डेफिनेशन क्या है, कारो की नीड क्या है, हमको कारो चाहिए क्यों,
कारों की क्या क्या एप्लीकेबिलिटी है, क्या क्या उसमें बहुत सारे मल्टीपल केसेस हैं, मतलब एक पूरा की पूरा एप्लीकेबिलिटी पे बात की गई है पूरे के पूरे पेज पे, वो आपको पता होनी चाहिए। अब कारों में अलग अलग तरीके के एरियाज होते हैं, उनमें हम लोग क्या क्या चेक करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। इसमें कई बार पूछते हैं कि यार भैया 4-5 इंपॉर्टेंट बता दो जाए कि कौन से एरियाज है। यार ऐसा कुछ नहीं है, इंपॉर्टेंट 4-5 एरियाज नहीं है, सारे के सारे एरियाज की अपने आप में इंपॉर्टेंस है, कुछ भी पूछा जा सकता है, तो इट इज़ बेटर कि आप एक बार गो थ्रू कर लो। और बेसिकली अगर आपको ऑडिटिंग एज ए होल की नॉलेज है ना, तो आप यहाँ नहीं फंसोगे। चेकिंग आपको क्या करनी है, प्रोसीजर क्या लगाना है, अगर आपको कंसेप्चुअली स्ट्रांग हो ना, आप एट द मोमेंट भी बना के बोल सकते हो कि मैं ये प्रोसीजर लगाऊंगा। तो उसलिए उस फेज में आप थोड़ा कंफर्ट ले सकते हो। अब हम बात करते हैं कि यार ये सब चीज़ें तो होगी सारी की सारी टेक्निकल, कि यार एएस पूछ लेंगे, एस से पूछ लेंगे, और हमसे पूछ लेंगे कि कारों की क्या एप्लीकेबिलिटी है। अब जय यार हमको ये बताओ कि और क्या क्या बच गया, और 3 चीज़ें आप जो बोल रहे थे शुरुआत में वो आप क्या बोल रहे थे, हमको तो वो जाननी है, बाकी सब चीज़ें हटा। 3 चीज़ों के लिए थोड़ा सा वेट आप लोगों को और करना पड़ेगा। बाकी एक मिसलेनियस में हम लोग कवर कर लेते हैं कि क्या क्या है। इंडीएस, देखो इंडेस इंटरमीडिएट में हमको पढ़ाया नहीं गया, कॉलेज में तो टच भी नहीं करवाया गया, तो इंडेस किस चिड़िया का नाम है। देखो इंडेस के बारे में ना, एक्चुअली हम लोगों को पता है कि हमको नहीं पढ़ाया, पर इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि क्या आपको इंडेस की कोई नॉलेज है। तो उधर आप जाके ये बोलो कि सर मेरे तो करिकुलम में था ही नहीं, मैम इंटरमीडिएट में तो आता ही नहीं है, तो मेरे को तो पता ही नहीं है कि क्या होता है इंडीएस, किस चिड़िया का नाम है। मैम मेरे से इंडीएस से क्वेश्चन मत पूछो, मैं तो बड़ा सेंसिटिव हूँ, कोर्स के बाहर का कुछ ध्यान नहीं रखता। ये चीजें बोलने से अच्छा, अगर हम लोग इंडेक्स की डेफिनेशन, इंडेक्स की एप्लीकेबिलिटी के बारे में अगर 2-3 पेज पढ़ के चले जाएं, बेसिक आइडिया लेके चले जाएं, और उधर हमसे अगर पूछा जाए कि यार आपको इंडेक्स के बारे में पता है, तो अगर हमने बोल दिया 4-5 लाइनें अच्छी सी, और हमने फिर ये बोला कि मेरे कोर्स में तो नहीं था, बट मैंने इसका एक बेसिक आइडिया जो है वो ले रखा है, क्योंकि आई नो कि आगे आने वाले टाइम में ऑडिटिंग में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो दिस इज द थिंग विच विल मेक द डिफरेंस। एक लड़का एक लड़की बोलेगी कि यार मुझे तो आता नहीं, मेरे कोर्स में नहीं था, आप लोग जाके बोलोगे मुझे आता है, मेरे कोर्स में नहीं था, फिर भी मुझे आता है। दिस इज द थिंग विच विल गिव यू ब्राउनी पॉइंट्स, दिस इज द थिंग विच विल मेक द डिफरेंस। अगर आपको इंडेक्स के बारे में जानना है, तो मैंने एक आर्टिकल लिखा था लिंक्डइन पे, मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इंडेक्स के बारे में वहां पे जाके पढ़ सकते हो। नहीं तो फिर वही है कि एक बार आप वीडियोस भी देख सकते हो इंडेक्स के बारे में। इंडेक्स आप सर्च करोगे, बेसिक डेफिनेशन, एप्लीकेबिलिटी, कंसेप्ट, और कुछ कुछ अगर इंडिया से अगर आपको नंबर्स प्लस नेम अगर आप याद कर सको, तो बहुत ही अच्छी सोने पे सुहागा हो जाएगा, चेरी ऑन द केक। तो ये सब चीज़ें आप अगर ओवरव्यू लेके जाते हो तो बेनिफिट कर सकती है, एंड दिस इज व्हाट विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस। अब अगर मैं बात करूँ सेकंड पॉइंट की, तो वो क्या है, वो ये है कि यार फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है ना हमारा, तो उसमें हमारे अलग अलग तरीके के आइटम होते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास बीएस होता है, बैलेंस शीट होती है, पीएनएल होता है, सीएफएस होता है। पीएल और बैलेंस शीट में हमारे पास अलग अलग हेड्स होते हैं, उन हेड के भी फर्दर अलग अलग हेड्स होते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि आप बैलेंस शीट में इस हेड के ऑडिट प्रोसीजर आप क्या क्या परफॉर्म करोगे, वो आप बताओ। और वो आप कैसे बताओगे, बेसिकली असर्शन पे कंफर्ट लेके बताओगे। असर्शन के बारे में अगर आप समझ गए ना, तो आप थोड़ा बहुत अगर आप कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग हो, तो आप ऑडिट प्रोसीजर बना लोगे। और इसके बाद आपसे पर्टिकुलर एंट्रीज पूछी जा सकती है, बैड डेट की एंट्री बताओ, प्रोविजन की एंट्री बताओ, लीज की एंट्री बताओ। फर्दर इस तरीके से जो भी हमने एएस वगैरह में एंट्रीज हम लोग नई तरीके की पढ़ते हैं, या बेसिक जो हमारे 11th प्लस 12th की जो एंट्रीज होती है ना, जिसमें हमारे से नेचर पूछा जाता है, जो बेसिकली हम लोग डेबिट क्रेडिट करते हैं, वो सारी चीज़ें पूछी जा सकती है। तो उसके बारे में यू नीड टू बी कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग। एक बार थोड़े से बेसिक ओवरव्यू कर लेना 11th-12th के अकाउंटेंसी के। ऐसा ना हो कि एएस ऐसे में तो आपको सब आ गया, पर आपसे एक आधी छोटी सी एंट्री क्या पूछ ली, आप तो उधर आपने हथियार डाल लिए। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये मेरे साथ हुआ था। एएस ऐसे के सब कुछ बता दिया, एक एंट्री मुझसे पूछी गई थी, स्टूपिड सी मिस्टेक करके मैं आ गया, और मेरे को टोका उसने, एचआर ने, कि यार आपने सारा के सारा इंटरव्यू इतना अच्छा कर दिया, बट ये आपने एंट्री इतना स्टूपिड मिस्टेक कैसे कर सकते हो। तो वो ठीक है यार, आप स्टूपिड मिस्टेक प्लीज अवॉइड करो, डोंट बी लाइक मी। एंड अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो हमारे पास थर्ड, ये हमारा सेकंड पॉइंट कंप्लीट होता है। थर्ड में अगर हम बात करें कि भैया क्या, जर्नल एंट्रीज पूछी जा सकती है, प्रोविजन पे, प्रायर पीरियड मैटर्स पे पूछी जा सकती है, वारंटी वगैरह पे पूछी जा सकती है। तो वही है कि बेसिक आपको स्ट्रॉन्ग रखना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें अगर मैं बात करूं कि कंपनीज एक्ट, लॉ का भी काफी पूछा जा सकता है यार। आप लॉ में हम लोग कंपनीज एक्ट के बारे में पढ़ते हैं, वहां पे भी पर्टिकुलरली हम लोग पढ़ते हैं ऑडिटर के बारे में, 141 में। ऑडिटर से रिलेटेड जितने भी सेक्शन है ना, क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, जितने भी हम लोग कंडीशंस पढ़ते हैं, वो सारी चीजें
बेसिक आइडिया होना काफ़ी ज़रूरी है, चाहे आप सी आर्टिकलशिप वाले हो, चाहे कॉलेज प्लेसमेंट वाले हो। अगर आपको इन सब चीज़ों का एक बेसिक आइडिया है ना, तो यू विल श्योरली एक्सेल। आपको डिफरेंस बनाना है, क्योंकि आइडिया तो सबको होगा, बेसिक आइडिया यार देखो सबको होता है, कोई भी जाके ब्लैंक नहीं बैठता है इंटरव्यूज़ में। बट जो बंदा डिटेल में प्रिपरेशन करके जाता है, जो जाके अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाता है, कुछ ऐसा पुट अप करता है जो बाकी कैंडिडेट नहीं कर पाते हैं, वो चीज़ डिफरेंस क्रिएट करती है एंड वो आपके सिलेक्शन के लिए क्रूशियल पॉइंट बन जाती है। कीप दिस इन माइंड गोइंग फॉरवर्ड। अब हम लोग आते हैं कि यार जय, अब तुमने जो 3 चीज़ें कही थी वो बता दो, वरना हम वीडियो बंद करके चले जाएँगे। तो जो 3 चीज़ों के बारे में बात कर रहा था वो ये रही आपके सामने। सबसे पहला है कि डू नॉट बीट अराउंड द बुश। देखो, यू आर अ ह्यूमन बीइंग, सारी चीज़ें पता होना, सारी चीज़ें मुँह ज़ुबानी रटी होना, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। बहुत ही हार्ड होती है ये चीज़ कि आपको सब चीज़ें पता हो। यू कांट बी मास्टर ऑफ ऑल द थिंग्स, ठीक है? ऐसा होता है कि कई बार ऐसा होता है कि आपसे सॉरी, ऐसा होता है कि आपसे क्वेश्चन पुट अप किया गया, उसके बारे में आपको नहीं पता है, आपको क्लियरली कुछ भी नहीं आता है उसके बारे में। फॉर एग्जाम्पल, मुझसे पूछा गया AS 13 के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में, कि आप बताओ क्या क्या केसेस होते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में, और मैं AS 13 पूरा छोड़ के आया था। मैंने इंटरमीडिएट के टाइम पे भी नहीं पढ़ा था, मैंने छोड़ दिया था वो, मेरे को उसका ABCD भी नहीं आता है। तो क्या करूँ अब मैं जाके आपका बकवास करने लग जाऊँ? मैं क्या हवा में तीर मारने लग जाऊँ? नहीं। अगर आप हवा में तीर मारने लग गए और अगर आप बीटिंग अराउंड द बुश खेलने लग गए कि भाई इधर-उधर की बातें करने पकड़ने लग गए आप, और इंटरव्यूअर अगर उनको थोड़ा-सा भी लगा, ऑड लगा कि ये क्या बोल रहे हो, वो उसी वक़्त आपको टोकेंगे और बोलेंगे कि ठीक है, आपका इंटरव्यू यहीं पे खत्म हो गया। और एक तो ये केस हो सकता है, और दूसरा, दे विल स्ट्रेट अवे स्टार्ट टू ग्रिल यू। ग्रिल का मतलब क्या होता है कि वो लोग पूरी टेक्निकलिटीज़ में चले जाएँगे और ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे जिनका आंसर एक बहुत ही कंसेप्चुअली डिटेल स्ट्रॉन्ग स्टडी के बाद ही आपको पता चलेगा। और दोनों ही केस में आप चाहोगे कि ये दोनों ही केस आपके साथ ना हो, और अगर आप चाहते हो कि ये सब आपके साथ ना हो, अगर कोई चीज़ नहीं आती है, ओन अप टू इट, सीधे-सीधे कॉन्फिडेंटली बोल दो कि मैम, आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट एंड आई एम नॉट अपडेटेड अबाउट द सेम। आई विल गो हैव अ लुक एट इट एंड अपडेट माय सेल्फ सो एज़ टू नो अबाउट दिस एरिया इन अ बेटर वे। अगर आप कॉन्फिडेंटली ये चीज़ बोल देते हो, इंटरव्यूअर विल से ओके, कोई बात नहीं, ही विल स्ट्रेट अवे मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन। ठीक है भाई, आपको ये नहीं आता, आपको ये आता है, आप इसके बारे में बताओ। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इधर-उधर की बातें मत करना, हवा में तीर मत चलाना, वरना नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाएगा और वो इंटरव्यू वहीं पे ही आप समझ लेना कि आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। आई वोंट से मुश्किल है, मैं बोलूँगा नहीं होने वाला है, क्योंकि ये गलतियाँ बहुत होते हुए देखी है, तो ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है इतनी सारी चीज़ें याद रखना। अगर आपको नहीं आता कोई बात नहीं, ओन अप टू इट, बोलो कि नहीं आता यार, मैं जाके पढ़ूँगा इसके बारे में, अपडेट करूँगा अपने आप को, ठीक है? दूसरी चीज़ अगर हम बात करें, जैसा मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि आपको 4 से 5 एरिया, पहले हमने एएस के बारे में बात करी थी, यहाँ पे मैं एरिया इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको सारी की सारी चीज़ें कवर हो जाए, उसमें आपको स्ट्रॉन्ग रहना है। क्योंकि अगर आपसे पूछा जाता है कि आप बताओ कि कौन से एएस, कौन से एसए, कारों में कौन सी चीज़ और मिसलेनियस में क्या-क्या हम आपसे पूछें, तो आप एटलीस्ट बता पाओ कि यार ये 5 से 4 से 6 चीज़ें हैं, जिनके बारे में आप मुझसे पूछ सकते हो एंड आई विल बी कंफर्टेबल इन आंसरिंग अबाउट द सेम। सो बी स्ट्रॉन्ग इन एटलीस्ट 4 टू 5 एरियाज़। अब अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट की, जैसा कि मैंने अपनी एचआर राउंड वाली वीडियो में भी बोला था, सेम चीज़ मैं आप लोगों को इधर भी बोलूँगा। कॉन्फिडेंट होना और पोलाइट होना, दीज़ आर द 2 बिगेस्ट असेट इन एन इंटरव्यू। पीआईज़ में आपकी पर्सनैलिटी, आपका कॉन्फिडेंट, आपकी नॉलेज और आपकी स्किल से पहले बोलता है। तो जो चीज़ पहले बोल रही है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। अच्छे से आप ड्रेस अच्छे से करिए, कोट पहनो, टाई पहनो, ऐसे जाओ जैसे दिस इज़ योर डे, यू आर गोइंग टू मेक इट योर डे। पोलाइटली अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो और इफ यू वांट कि वो जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है वो रिपीट किया जाए, पोलाइटली रिक्वेस्ट करो, पार्डन सर, मे यू प्लीज़ रिपीट द क्वेश्चन। ये एक छोटा-सा हैक मैं आप लोगों को और बता देता हूँ। कभी भी ऐसा हो ना कि यार क्वेश्चन आपको हल्का-फुल्का आता हो या आपको थोड़ा टाइम चाहिए हो रिमाइंड करने के लिए कि इसका आंसर क्या था, तो एक छोटी-सी ट्रिक ये होती है कि जैसे इंटरव्यूअर ने मुझसे पूछा कि यार आप मेरे को ये बताओ कि एएस लाइन में क्या-क्या रेवेन्यू की कंडीशन है, किस-किस केस में हम लोग क्या-क्या रिकॉग्नाइज़ करते हैं। तो अब एकदम से उन्होंने मुझसे पूछ लिया, बट मेरे को एटलीस्ट 3-4 मिनट तो लगेंगे सब कुछ रिकॉल करने में और सब कुछ एकदम बताने में।
तो मैंने क्या किया, मेरा दिमाग उस वक़्त एक्टिव हो गया कि यार चलो अब मैं सोचना चालू करता हूँ। बट मैंने टाइम कवर अप करने के लिए सर को बोल दिया कि सर कैन यू प्लीज़ एलैबोरेट द क्वेश्चन अ बिट और कैन यू प्लीज़ रिपीट द क्वेश्चन अ बिट। तो फिर इससे क्या हो गया, मुझे सोचने का टाइम मिल गया एंड जब तक उन्होंने क्वेश्चन दूसरी बार कंप्लीट किया, तब तक मेरे पास एटलीस्ट 3 से 4 पॉइंट बन गए बोलने के लिए। तो दिस इज़ द थिंग जो हमारे प्लेसमेंट प्रोसीजर में टेक्निकल राउंड में एक छोटा-सा है कि ये आप लोगों के बहुत ज़्यादा काम आ सकता है। सो दिस मार्क्स द एंड ऑफ अवर पीपीटी। आई होप दिस वाज़ ऑफ सम हेल्प एंड आप लोगों को ये जितनी भी हम लोगों ने बातें करी, जितने भी एरियाज़ हम लोगों ने डिस्कस करे, वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे। यू हैव गेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोसीजर एंड फर्दर अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो फील फ्री टू पिंग मी ऑन लिंक्डइन एंड इफ यू आर नॉट कनेक्टेड यू कैन जस्ट कनेक्ट विथ मी ऑन लिंक्डइन एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू सॉल्व योर क्वेरीज एंड यू कैन ऑल्सो पुट अप योर क्वेरीज इन द कॉमेंट सेक्शन एंड आई विल आंसर देम अकॉर्डिंगली जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव ऑन द प्रीवियस वीडियोस। आई हैव बीन सीइंग द स्टैटिस्टिक्स एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। लिंक्डइन पे यू गाइस आर मैसेजिंग कि कंटेंट आप लोगों को अच्छा लग रहा है, व्हाट्सएप पे अच्छा आ रहा है, कमेंट सेक्शन में भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। सो इफ यू आर लाइकिंग द कंटेंट प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। इसके बाद हम लोग पर्टिकुलरली बात करेंगे कि सीए आर्टिकलशिप और जो हमारी इंटर्नशिप्स होती है कॉलेज में, उनको कैसे हंट किया जाए, क्या प्रोसेस रहता है उनको ढूँढने का? कैसे हम लोग एक अच्छी कंपनी में, एक अच्छी प्रोफ़ाइल में, इनफैक्ट हमारी मनपसंद मनचाही प्रोफ़ाइल में हम लोग अपनी जो हंट है वो चालू कर सकते हैं। एक बहुत ही डिटेल वीडियो होने वाला है ये, जिसमें हम लोग हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। मेरा जो एक्सपीरियंस था पूरा 50 डेज़ का, जिस पे मैंने टॉप 20 फर्म्स में अप्लाई किया। ईवाई में ईवाई इंडिया में मुझे आर्टिकलशिप मिली। जब मैं कॉलेज में था तो डेलॉयट में यूएसआई में मेरा प्लेसमेंट हुआ था। तो किस तरीके से मूव फॉरवर्ड करना चाहिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो आएगा और उसके लिए आई वुड लाइक कि अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड विद इट एंड फर्दर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द सेम एंड लिंक्डइन पे मैं काफ़ी पोस्ट डालता ही रहता हूँ, तो यू कैन फॉलो मी देयर। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।